तो गाइज वेलकम है आपका असली अखाड़ा के एक और नए एपिसोड में। इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में मुझे पता है बहुत टाइम के बाद आए हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे, लेकिन आज एक्सट्रीम रूल्स जो हमने प्रीमियम लाइव इवेंट देखा है, मतलब मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं कि जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा हमको स्टफ देखने को मिला है इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। और क्योंकि ये हमारा रेटिंग्स वाला एपिसोड है तो सारे मैचेस को हम लोग रेट करने वाले हैं, हमको क्या चीज़ कैसी लगी। और आपको पता है हमारा रेटिंग्स का सिस्टम रहता है ऐसे कि हम मैचेस को हमने कितना एंजॉय किया उस हिसाब से करते हैं। हम सिर्फ एक 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 तरीके से नहीं देखते कि मैच में रेसलिंग कैसी थी। और हाँ, नेक्स्ट वाले जो एपिसोड्स होंगे वहाँ से आप लोग भी रेटिंग कर सकते हो, जिसको हम लोग बताएंगे, वो खैर आपको बताएंगे अपनी वीडियोस के अंदर। लेकिन आयुष, इतनी ज़्यादा हाइप थी, इतना ज़्यादा रूमर्स से इतने ब्रे वाइट के रिटर्न के, आज वो फाइनली हो गया है। तो सबसे पहले अगर ओवरऑल पूछूं कि तेरे को प्रीमियम लाइव इवेंट कैसा लगा रेटिंग्स पे आने से पहले, तो उस पर क्या थॉट है? तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई लोग जो वेट करते रहते हैं पॉडकास्ट के लिए, आई नो कि कितने टाइम से एपिसोड नहीं आया, लेकिन क्योंकि अब WWE जो है अपने इस पॉइंट पे चल पड़ी है कि रेसलमेनिया कि ये जो पूरी रोड रहने वाली है कमाल है, तो पॉडकास्ट हम ना करें अब ऐसा हो नहीं सकता। और जैसा कि रोहित ने बोला गाइस, आप लोग भी इन्वॉल्व हो पाएंगे। एक्सट्रीम रूल्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, आई थिंक कि बिल्कुल यही बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ। काफ़ी सारे मैचेस ने अच्छा डिलीवर भी करा, कुछ मैचेस थे जिसने कहीं ना कहीं मुझे किसी लेवल पे डिसअपॉइंट करा, उसकी हम बात करेंगे जब रेटिंग्स पे हम आएंगे। लेकिन ब्रे वायत का रिटर्न कल मंडे नाइट रॉ में, मतलब ऑफिशियली हमको इस हफ्ते बता दिया था कि भाई स्मैकडाउन में भी बता दिया कि आने वाले हैं ब्रे वायत, इतने क्लियर हिंट्स मिल रहे हैं। और उसके बावजूद जो आज देखने को मिला, कोई भी एक बंदा ऐसे आके बोल नहीं रहा है कि भाई क्या ये WWE ने कर दिया है, तो इतना प्रिडिक्टेबल था। प्रिडिक्टेबल वर्ड वही लोग बोल रहे हैं जिनको एक्चुअली ब्रे वायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक अच्छा पेपर व्यू था। और रोहित, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि यूजुअली हम कहते हैं रोमन रेंस का तो मैच है नहीं, मेन टाइटल है नहीं, तो क्या ही पेपर व्यू। क्या ये शो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस की याद आ रही है, मिसिंग थे? आई थिंक हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब रोमन रेंस का शो पे होना ज़रूरी है आज के टाइम में, लेकिन आज देख के उनको ऐसा लगा नहीं कि कोई कमी खली है। हाँ, रोमन रेंस के जो बिल्कुल डाई हार्ड फैन है वो कहेंगे कि रोमन रेंस शो पर होते तो वो अच्छी बात होती, वो हम भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है। लेकिन वो है कि ये इससे WWE को ये भी अच्छी चीज़ हो गई कि चलो बिना रोमन रेंस के भी तुम अच्छी चीज़ कर सकते हो, तुम किसी सुपरस्टार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो, तो वो भी बढ़िया चीज़ है। लेकिन मैं कुल मिला के ये कहूँगा कि कमी ज़्यादा नहीं खली है कोई रोमन रेंस की, होते तो और बढ़िया होता, वो एक प्लस होता। लेकिन मैचेस के ऊपर हम लोग आते हैं, और सबसे पहला मैच जो ओपनर में ट्रिपल एच ने डाला था, बहुत बढ़िया तरीके से डाला। 6 मैन टैग टीम मैच इंपीरियम और ब्रॉलिंग ब्रूट्स का जो था, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो गया था आयुष्य मैच, स्पेशली जो स्मैकडाउन में हम लोगों ने शेमस की देखा था कि वो जीते नहीं थे, तो प्रिडिक्टेबल था। लेकिन बावजूद इसके क्या हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मैच में उस लेवल पर नहीं था जैसा उनका लेवल होना चाहिए? क्या कुछ है सही? आई थिंक कि एक अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि कल स्मैकडाउन की एंडिंग में देखने को मिला था कैसे टीम्स आपस में ब्रॉल कर रही थी, और वहीं पेपर व्यू से स्टार्ट हुआ। तो जो एंडिंग पॉइंट था वही स्टार्टिंग पॉइंट था आज पेपर व्यू का। लेकिन इसमें हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि टेक्निकल रेसलिंग पूरी हमें देखने को मिलेगी। भाई 30 मिनट का कमाल का मैच, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ इसको ज़्यादा लंबा खींच दिया गया था, लेकिन जब स्टिपुलेशन ऐसी डाली जाएगी कि उल्टे सीधे वेपन्स यूज़ करने हैं, तो आई डोंट थिंक हम उस मैच को प्योरली एक रेसलिंग मैच की तरह जज कर सकते हैं। अगर एंटरटेनमेंट की तरफ से बात करूं तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन्ड हुआ इस मैच के अंदर, स्पेशली गुंथर और शेमस जब 1-on-1 आए, लेकिन साथ के साथ ये जो इंपीरियम ब्रॉलिंग ब्रूट्स आपस में भी जो बाकी मेंबर्स भी लड़ रहे थे, तो कूल मैच मुझे काफ़ी लगा रोहित। और अगर मैं रेटिंग पे आ जाऊँ सीधा यहाँ पे, तो मैं इसको 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा सच कमी नहीं लगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई इनको ये और कर लेना चाहिए था इस मैच को बेटर बनाने के लिए, बट आई डोंट थिंक, क्या हमारे ओपिनियंस यहाँ मैच हो रहे हैं इस बारे में? हाँ, बहुत हद तक हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को पहले से ही लगा था कि ये सबसे बढ़िया 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है जो हमने रिसेंट टाइम में देखा है, और कहीं ना कहीं लिस्ट में बहुत ऊपर भी है, क्योंकि ये लड़ते नहीं है, ये ऐसे लगता है कि रेसलिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे की जान लेने आए। तो और स्टिपुलेशन ही थोड़ी खतरनाक से डाल दी थी, तो मेरी रेटिंग भी पास ही है, तेरे से थोड़ी सी ज़्यादा है। वैसे मैं ये 0.25 का गेम खेलता नहीं हूँ, लेकिन मेरी रेटिंग रहेगी 4.75, क्योंकि मैं इसको 5 स्टार दे दूँ वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 5 स्टार से ज़्यादा नीचे चले जाऊँ वो भी मुश्किल लग रहा है। तो मेरे लिए तो ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट वाला मैच था। जैसा आयुष ने कहा कि ऐसा मुझे नहीं लगा कि इसमें ये और होना चाहिए था। एंड में वो जो गुंथर को साइड में लगा के उन्होंने वो जो शेमस ने टेबल के ऊपर उनको फोड़ा था, वो बहुत स्पॉट लगा कि एंड में उन्होंने फिर बीच में काम तमाम कर दिया। तो जो चाहिए था मैच से वो मिल गया इस मैच में, और तेरे से थोड़ी सी ज़्यादा मेरी इसमें रेटिंग रहेगी। लेकिन नेक्स्ट मैच आई थिंक एक पॉइंट मैं ये भी बोलूँगा इसको आगे बढ़ाने से पहले कि मेरे हिसाब से यहाँ पे विक्ट्री भी देनी ज़रूरी थी, क्योंकि अब शेमस का भी जो ग्रुप है ब्रॉलिंग ब्रूट्स, वो आगे भाई उसको एटलीस्ट लोग समझेंगे तो कि ये भी कुछ हैं,
क्योंकि यहाँ पे टाइटल ऑन द लाइन नहीं था, तो यहाँ पे एक लौता ऐसा मैच था जहाँ इंपीरियम को हम लॉस मतलब अगर शेमस की टीम यहाँ पे हारती तो फिर ये हो जाता है कि फिर ये एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं। शेमस सिंगल्स मैच भी नहीं जीत रहा, ना टीम के साथ जीत रहा है, तो यहाँ पे लॉस अफोर्ड नहीं कर सकती थी ब्रॉलिंग ब्रूट्स, और सही डिसीजन भी था फिर इस हिसाब से WWE का। तो ये तो खैर जो भी हो गई ओपनर की बात। इसके बाद अगला मैच आता है स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप के लिए, रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन। इससे पहले कि मैं रेटिंग के ऊपर हूँ, मैं तेरे से ये पूछूंगा कि आयुष आपको क्या लगता है कि क्या ये मैच का जो रिजल्ट था, डिसीजन था, वो सही था या गलत था कि रोंडा राउजी को फिर से चैंपियन बना दिया? मेरी प्रिडिक्शन थी कि रोंडा राउजी इज गोइंग टू विन, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट रिजल्ट था। और मेरा रीज़न ये था कि लिव मॉर्गन भाई ठीक है अभी चैंपियन बने, आधे लोग बोलेंगे क्यों इनको हरा दिया भाई अभी से, क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है एज ए चैंपियन। अब इसके पीछे WWE को हम ब्लेम कर सकते हैं कि उनको कोई स्टोरी लाइन तो दो भाई, प्रूव करने का मौका तो दो, बट मुझे कभी वो फीलिंग ही नहीं आई इस पूरी टाइटल रेन में कि लिव मॉर्गन एक चैंपियन है, ये कुछ आगे जाके बड़े फ्यूड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो बिग मैच वाली फीलिंग जो वाइब है वो आई नहीं, और इस वजह से मैंने रोंडा राउजी को प्रिडिक्ट करा था कि भाई अब बड़े शोज आ रहे हैं, क्राउन ज्वेल आ रहा है, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, डे 1 रेसलमेनिया, तो यहाँ पे रोंडा को चैंपियन रखना ऑटोमेटिकली WWE की जो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप है इसको ज़्यादा लाइट में लेके आएगा, बड़े अपोनेंट्स रोंडा के अगेंस्ट आ सकते हैं। तो मैं तो भाई इस डिसीजन से 100% एग्री करता हूँ। लेकिन मैंने इतना ज़रूर बोला था कि मेरे को इस मैच से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये बहुत सारा डिलीवर करेगा। रोहित, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस मैच में भाई दिक्कत हो रही थी इनको कोई केमिस्ट्री में अपनी बनाने में आपस में, क्योंकि मुझे बहुत सारे बॉचेस ज़रूर दिखे इस मैच के अंदर। मुझे ऐसे लगा कि अगर तू बेसबॉल वाले बैट वाले स्पॉट की बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो शायद थोड़ा खतरनाक वेपन हो गया WWE में लाने के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके से बजा रहे थे, मतलब लिटरली पता लग रहा था कि वो दर्द में है। और ये जो तूने केमिस्ट्री वाली बात बोली, वो लग रहा था कि हाँ एक बंदा मूव परफॉर्म कर रहा है तो सामने वाले को शायद आइडिया ही नहीं है कि अब ये होने वाला है, तो वो जो एग्जीक्यूशन है उसमें दिक्कत लग रही थी। लेकिन हमारे ये ओपिनियंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में, क्योंकि मैं तो इससे तो 100% अग्री करता है WWE के डिसीजन से, लेकिन मैं इसको 0% पे हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल फेवर में नहीं था कि रोंडा राउजी यहाँ पर चैंपियनशिप जीते, क्योंकि लिव मॉर्गन ने कुछ किया नहीं मेरे ख्याल से ऐसा, या उनको कुछ करने का मौका मिला नहीं। और क्योंकि लिव मॉर्गन ऐसे सुपरस्टार है जिनको बहुत टाइम से उनके बारे में एजेंडा लेके चलते कि यार उनको बड़ा बनाना चाहिए, जिताना चाहिए, ऐसे करके जब फाइनली जब वो मौका आया तो इतने महीनों में उनके पास चैंपियनशिप आके चली भी गई। तो मेरे ख्याल से वो तेरी बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि अब बड़े शोज आ रहे हैं तो उसमें रोंडा राउजी को दिखाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ गई कि WWE हमेशा बड़े फेसेस के ऊपर, उन्हीं नामों के ऊपर डिपेंड करती है, उनसे आगे वो बढ़ती नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा लेट करके उनको करना चाहिए था। क्या अभी तेरे को कुछ डिफरेंट लग रहा है अपने ओपिनियन में? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कुछ डिफरेंट, क्योंकि आई डोंट थिंक कि लिव मॉर्गन ने ऐसा कुछ शो किया इस टाइम में कि हम बोले हाँ भाई अगर 2 महीने और इसको चैंपियन रखा तो ये तो बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है। मतलब मुझे ऐसी कोई लिव मॉर्गन की साइड से नहीं, बट यहाँ पे ये है ना कि वो जो हमने लिव मॉर्गन की विक्ट्री देखी थी वो विंस मैकमैन के एरा में थी, अब ट्रिपल एच है, तो क्या पता कुछ तो अलग होता। लिव मॉर्गन को हम लोगों ने पहले भी देखा है, अच्छा ही काम किया उन्होंने। आई थिंक मे बी जो एक और रीज़न हो सकता है वो सिर्फ प्योरली इसलिए नहीं है कि लिव इज़ नॉट अ गुड चैंपियन, ये भी रीज़न हो सकता है जो मैच के बाद हमको देखने को मिला कि भाई लिव मॉर्गन इस मैच को हारने के बाद, टाइटल ड्रॉप करने के बाद हंस क्यों रही है। मतलब उसके पीछे तो एक कैरेक्टर चेंज जो है वो टीज करा गया। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, क्या वो हील बनने वाली है। अब मे बी ट्रिपल एच का जो विजन है रोहित वो अलग है लिव मॉर्गन को लेके, एंड वो रेडी नहीं समझते उनको फॉर द चैंपियनशिप। या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले जो इवेंट्स हैं वहाँ पे रोंडा राउजी के लिए कोई स्पेशल मैच प्रिपेयर करा गया है, इसलिए उनके पास चैंपियनशिप होनी ज़रूरी है। चलो भाई देखते हैं आगे। लिव मॉर्गन ने वो जो एंड में स्माइल रखी उससे तो कह सकते हैं कि चलो कुछ उम्मीद है ट्रिपल एच कुछ करेंगे, एज चैंपियन नहीं तो किसी और तरीके से। मैं ऐसे ये नहीं कह रहा मैं लिव मॉर्गन कोई बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसा साउंड कर रहा होगा शायद, बट ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक सुपरस्टार की क्या बुकिंग होनी चाहिए उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। रेटिंग क्या रहेगी तेरी इस मैच के लिए? आई थिंक कि मैच की एंडिंग इस तरीके से थी कि वो अच्छा ज़रूर था स्पॉट, लेकिन बिल्कुल भी वैसे एग्जीक्यूट हुआ नहीं जैसे होना चाहिए था। उनको मतलब सबमिशन लगाने में इतना टाइम लग गया कि तब तक भाई पता था कि ये यहाँ मैच ख़त्म होगा। तो ठीक था, एवरेज से बेटर था, एक्सपेक्टेशंस के आसपास था, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में बोला मैं कुछ ज़्यादा इससे उम्मीद भी नहीं लगा रहा था। तो मेरी रेटिंग रहेगी 3 out of 5, बिल्कुल एक एवरेज रेटिंग इसकी। आई थिंक मेरी भी रेटिंग यही रहने वाली है, और मेरी पूरी एक्सट्रीम रूल्स की कार्ड की रेटिंग ऐसी रहेगी, क्योंकि बाकी कुछ चीज़ें इतनी बढ़िया हुई हैं तो औरों का लेवल भी उस लेवल पे आए, तो मेरी रेटिंग शायद बाकियों के लिए थोड़ी सी, मैं हार्श जज बन जाऊंगा एक्सट्रीम रूल्स के लिए। 3 स्टार से अगर ये एक्सट्रीम रूल्स ओवरऑल बाकी मैचेस अच्छे ना होते तो शायद मेरी इसकी रेटिंग जो है ज़्यादा होती, लेकिन बाकी मैच की कंपैरिजन में मुझे लगता है फिर इसको 3 स्टार पे रखेंगे। और देखते हैं फिर अब आगे रोंडा राउजी को चैंपियन तो बना ही दिया ट्रिपल एच ने, तो किस प्लान के साथ आते हैं। नेक्स्ट मैच था स्ट्रैप मैच, ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस। ये तो डेफिनेटली
डिसअपॉइंट किया होगा इस मैच ने, क्योंकि आज से 1 महीना पहले हम सोच रहे थे कि ये मेन इवेंट होगा और मेन इवेंट में कंटेंडरशिप के लिए होगा, जो भी जीतेगा वो रोमन रेंज को चैलेंज करेगा। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ऐसे फीका सा नहीं हुआ ये मैच। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच का जो पर्पस था वो ज़रूर सॉल्व हुआ। एंडिंग मुझे बहुत वीक लगी, प्रिडिक्टेबल था, और आई डोंट नो कि कौन यहाँ पे सोच रहा था कि ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं, क्योंकि उसकी कोई इंडिकेशन भी नहीं थी कि भाई ऐसा हो सकता है। क्योंकि कैरियन क्रॉस का फर्स्ट बिग मैच है जहाँ पे वो आए हैं अपने रिटर्न के बाद। ड्रू जैसे सुपरस्टार से अगर वो हार गए तो फिर कैरियन क्रॉस का मतलब क्या है भाई मेन रोस्टर पे। तो ये ज़रूर मैं एग्री करता हूँ कि मेन इवेंट के अंदर डेब्यू हुआ था कैरियन क्रॉस का कि भाई इसको सीधा सामने रोमन रेंस के रखा जाएगा। लेकिन जब ऑलरेडी हमको पता है कि रोमन लड़ रहे हैं लोगन पॉल से, तो इस मैच के लिए अगर WWE ने सोचा भी होगा कि ये नंबर 1 कंटेंडर बनाना था, वो उनका प्लान में भी बाद में चेंज हो गया। पर एक हाइप की मैं बात करूं तो डेफिनेटली इसने डिलीवर नहीं करा। लेकिन जहाँ तक इस मैच की बात है, आर एक्सट्रीम रूल्स में आई डोंट थिंक कि एंडिंग के अलावा मेरी कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स रहेंगी, क्योंकि स्ट्रैप मैच में कैरियन क्रॉस को पूरे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया भाई कि वो डोमिनेट करेंगे, मैच भी वो जीत गए स्कारलेट की हेल्प से। तो क्या हम कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे रोहित यहाँ पे? अच्छा नहीं, इस बारे पे तेरा क्या कहना है कि ड्रू मैकिंटायर एक प्रीमियम लाइव इवेंट पहले क्लैश एट द कैसल में रोमन रेंस के ओपिनियन के हिसाब से भी ऐसे मैच में कम्पीट कर रहा था जहां पर सबसे तगड़ा क्राउड का रिएक्शन रोमन रेंस ने भी देखा। मेन इवेंट के अंदर सब लोग बिल्कुल ड्रू मैकिंटायर को बैक कर रहे हैं, फिर अचानक से अगले शो के अंदर एक रैंडम मैच सा लगा आज मुझे ये। बिल्कुल भले ही एक पॉइंट पर लग रहा था कि बिग डील है कैरियन क्रॉस के अगेंस्ट में, बट अभी मुझे वो फैंस भी इंगेज नहीं लगे पूरे मैच से। आई थिंक कि इसी वजह से यहाँ पे कैरियन क्रॉस को विक्ट्री देनी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिपल एच का मुझे पैटर्न थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि जब तक वो स्टार ओवर नहीं हो जाता और उनको उस स्टार को ओवर करवाना है तो वो भाई जीतता रहेगा तब तक। तो अभी थोड़ी विक्ट्रीज दी जाएंगी, उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा। सेम चीज़ विद बेली, अगर उनको विक्ट्री नहीं भी दी गई लेकिन तब भी उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रखा जा रहा है। तो जब तक ट्रिपल एच को लगता नहीं है कि ये बंदा वहाँ तक पहुँच गया, आई डोंट थिंक कैरियन क्रॉस को भी टाइटल शॉट इतनी जल्दी मिलेगा अगेंस्ट रोमन रेंस। लेकिन ड्रू मैकिंटायर अगर यहाँ पे डिफीट कर भी देते कैरियन क्रॉस को तो आई डोंट थिंक उसमें भी कोई सेंस बनती, क्योंकि फिर लोग कहते कि भाई कैरियन क्रॉस का क्या, अभी तो ये आया था और अब इसको ड्रू ने हरा दिया, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये एक कंटेंडर बन सकता है फॉर रोमन रेंस। तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट तो है कि ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल में जो भी करके आया, लेकिन इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कैरियन क्रॉस को विक्ट्री देनी ही थी, वरना कैरियन क्रॉस का वजूद क्या रह गया। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैच स्ट्रैप मैच के हिसाब से पता नहीं मुझे ऐसा कुछ एलिमेंट लगा नहीं, मतलब एक वाव फैक्टर मुझे नहीं दिखा इस पूरे। वो स्प्रे वाली चीज़ तो मतलब उसको वाव में गिनूँ क्या किस में गिनूँ मुझे नहीं पता। मेरी मैच की रेटिंग इसकी रहेगी 3.5 स्टार, इतनी मैं इसको दूंगा। मेरे को लग रहा था कि शायद ये बेस्ट मैच भी हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स का। आपकी क्या रेटिंग रहने वाली है? मतलब आई डोंट नो कि लोग क्यों इसको एक्चुअली, क्योंकि मैंने ट्विटर पे पूछा था लोगों से कि कौन सा मैच मेन इवेंट में होना चाहिए, तो कुछ लोग रोहित कह रहे थे भाई कैरियन क्रॉस। तो मैं तब सोच रहा हूँ कि भाई आखिर किस रीज़न से लोग ये सोच रहे हैं कि ये मैच एक्चुअली मेन इवेंट में जा सकता है, क्योंकि मेरे को तो कभी ओवरऑल इसकी उतनी हाइप ही फील नहीं हुई मैच की। तो आई डोंट थिंक ये कभी भी प्लान था WWE का कि हम इसको मेन इवेंट लेवल का मैच बनाएं। सुपरस्टार्स डेफिनेटली केपेबल हैं, लेकिन मेरी रेटिंग यहाँ पे अब मेरे को भी थोड़ा 0.25 में डील करना पड़ेगा, थोड़ी कम मैं जाऊँगा 3.25, क्योंकि मेरे हिसाब से एंडिंग बहुत अजीब थी इस मैच की। मतलब ड्रू मैकिंटायर लगाने जा रहे हैं क्लेमोर के, स्कारलेट आई भाई स्प्रे मारा आंखों में, मैच ख़त्म। मतलब आई नो कि ड्रू को वो क्लीन नहीं हरवा सकते हैं, किसी तरीके से तो बचाना है, बट कुछ और बेटर वे उसका ढूंढा जा सकता था इस मैच को एंड करने का। और आई थिंक इन्होंने सिर्फ ये सोचा कि स्कारलेट को हम एंड में डालेंगे, स्कारलेट की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उस हिसाब से मैच का रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन वो रिएक्शन भी तो नहीं आया था ना क्राउड का, जितना मैंने देखा था। तो वो जैसा हमको फील हुआ शायद वहाँ बैठे क्राउड को भी हुआ, एकदम से उन्होंने पीछे से अपना क्रॉस हैमर लगा के मैच को ख़त्म कर दिया। तो एंडिंग हाँ बहुत ज़्यादा वीक थी, हारे ड्रू मैकिंटायर, लेकिन बहुत सस्ते वे में मुझे लगा। बिल्कुल। और इसी तरीके से रोहित अगर अगले मैच की मैं बात करूं तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पे भी, क्योंकि बियांका बेलेयर अगेंस्ट बेली, लैडर मैच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि बेली को टाइटल जीतना ही है। अब मैं पहले जानना चाहूँगा कि यहाँ पे सेम था क्या, ऐसी भी तेरी थिंकिंग?
हाँ, मेरे अकॉर्डिंग भी इस मैच में बेली को विक्ट्री मिलनी चाहिए। ये रोंडा राउसी लिव मॉर्गन के मैच में जितना मैं कह रहा था कि लिव को ही जीतना चाहिए, चैंपियनशिप उनको रिटेन करनी चाहिए, उतना स्ट्रांग मैं यहाँ पे नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग चलो बेली भी जीत जाए, बियांका ब्लेयर भी जीत जाए, लेकिन मेरे हिसाब से शायद बेली का जीतना बेटर डिसीजन होता। मैं उसके पॉइंट रख सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे तो मुझे काउंटर करने के लिए रेडी बैठा होगा। मेरे पॉइंट्स ये हैं कि बेली को शायद अभी मोमेंटम के साथ ले जाके, क्योंकि उनकी डैमेज कंट्रोल चल रही है, तो शायद विक्ट्री दे देते। अब क्योंकि वो पहले ही चैंपियनशिप मैच के अंदर आई, अभी रिटर्न के बाद ही उनका मैच है तो चैंपियनशिप सीन के अंदर, और वो हार गई हैं, तो ऐसे में अगर पहली बार में सुपरस्टार जा रहा है और वो नहीं जीता, तो मेरे ख्याल से फिर फैंस उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। और जिस तरीके से रिसेंटली रॉ के ऊपर भी डैमेज कंट्रोल को बुक किया था, वो उनके अंदर जो एक वो है ना, एक आग सी है, वो बुझ रही है, क्योंकि या तो शायद उनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है टेलीविजन के ऊपर। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उनको इतना ज़्यादा आप लोग केयर नहीं कर रहे, जैसा शुरू में उनको रिएक्शन मिला था। अब ये तो हर बार ही होता है कि शुरू में ज़्यादा रिएक्शन मिलता है, लेकिन फैंस ने ज़्यादा केयर करना उनके बारे में छोड़ दिया। तो शायद बेली को चैंपियनशिप जिताना एक तरीका हो सकता था कि दोबारा से वो जो नीचे डाउन जा रहा है उसको रिवाइव करें, बट वो चीज़ कर ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने। और बियांका ब्लेयर तो वैसे भी पहले भी तमाम बार चैंपियन रही हैं, अभी भी चैंपियन ही चल रही हैं, तो शायद कुछ नया करके बेली को चैंपियन बनाना सही डिसीजन रहता। ये मेरा थॉट था कि क्यों बेली को जीतना चाहिए। आई थिंक कि हमारा रीज़न सेम है पर हमारा आंसर अलग है, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जब बेली को रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है तो टाइटल जितवाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़बरदस्ती लोगों के आगे एक चैंपियन को रखना। और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है। जैसे कि मैंने कैरियन क्रॉस के बारे में बोला कि ट्रिपल एच को ये बात पता है मैं इस बंदे को टाइटल शॉट देना चाहता हूँ, लेकिन तब तक नहीं दूंगा या टाइटल जितवाऊंगा नहीं जब तक वो उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। आई थिंक कि बेली को पुश करना एक क्लियर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है। हर रॉ के मेन इवेंट में बेली को फीचर करा जा रहा है, ओपनिंग सेगमेंट में बेली को डाला जा रहा है, तो वो एक पॉइंट है कि एट द एंड इस पूरी चीज़ का मतलब निकलेगा कि बेली विल बिकम रॉ वुमेन्स चैंपियन। लेकिन मैंने रोहित जब अपनी प्रेडिक्शंस करी थी अपनी वीडियो में, मैंने ये बोला था कि भाई आई डोंट थिंक कि एक्सट्रीम रूल्स एक सही टाइम है या फिर अभी अच्छा प्लेटफॉर्म है बेली के लिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे एक टाइटल चेंज दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि बियांका आज बिना अपनी टीम के थी, तो उनको मौका मिला यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखने का। मे बी यहाँ पे नाओमी साशा बैंक्स को वापस लाया जाएगा स्टोरी के अंदर, जो कि अभी मेरी प्रेडिक्शन रहेगी। लेकिन आई थिंक बियांका को और स्ट्रॉन्ग दिखाना एज ए चैंपियन जो आज काम किया है वो बहुत बेटर किया है, क्योंकि अब उनको लगता है कि भाई बियांका को हराना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब बड़ी स्टेज पे रॉयल रंबल या फिर सर्वाइवर सीरीज में बेली फाइनली जाके हराती हैं बियांका को, तो तब वो कुछ मैटर करेगा। आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे अगर बेली को रॉ वुमेन्स चैंपियन बना दिया जाता तो कोई रिएक्शन में फ़र्क आता। तो इस वजह से मैंने बोला था कि हाँ भाई एकदम बेली को बनाना तो है ही चैंपियन, लेकिन अभी थोड़ा और रुक जाएं तो मे बी उसको बेटर बिल्ड दी जा सकती है, ताकि जब वो मोमेंट आए तो फिर लोग उसको बेटर रिएक्ट करें। नहीं, मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर अभी ही बेली के बारे में फैंस केयर नहीं कर रहे, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा, वो भी हारने के बाद, कि मतलब सुपरस्टार के बारे में ऑब्वियसली केयर हारने के बाद बंदे तभी करते हैं जब उनको सिंपैथी मिल रही हो। लेकिन अभी मुझे रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि बेली के बारे में फैंस ने केयर करना ही छोड़ दिया, ऊपर से वो मैच भी हार गई। तो अब ट्रिपल एच को ये थॉट प्रोसेस बहुत सही है कि बिल्ड करके जिताएं, लेकिन अगर अभी वो नहीं हुआ तो फिर ऐसा क्या ट्रिपल एच करेंगे कि बेली के पास फिर से मोमेंटम आएगा, वो एक मेरा क्वेश्चन है। बट सारी इन बातों से पॉजिटिव चीज़ ये निकली है कुल मिला के कि बियांका ब्लेयर को बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया मैच के अंदर। वो हमने भले वो डबल केओडी जो उन्होंने लगाई वो परफेक्शन उसमें दूर दूर तक कहीं भी नहीं था, लेकिन स्ट्रेंथ हमको बियांका ब्लेयर की दिख गई, और तीनों को अकेले उन्होंने लपेट लिया। रॉ पर इतना ज़्यादा है ना, ऐसे उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुए 3 सुपरस्टार्स के मिलके नंबर्स गेम जो हुआ उसका बदला बहुत सही तरीके से ले लिया। और पूरे मैच से पॉजिटिव बात सबसे ज़्यादा ये थी कि बियांका ब्लेयर बहुत तगड़ी दिखी है। मेरी इसमें मैच की रेटिंग कितनी दूँ मैं इसको, 4.25 स्टार्स में दूंगा, क्योंकि 4 से तो डेफिनेटली 4 तो इसका बेस है ही, उससे ऊपर क्योंकि इसमें स्पॉट्स बहुत तगड़े तगड़े थे। जैसे कि वो जो उन्होंने केओडी लगाई भाई, वो लैडर ऊपर रख के लगाई, वो बहुत मुश्किल था लेकिन उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। आई थिंक कि बिल्कुल इसने दूसरे वाले वुमेन्स मैच को आउटशाइन करा है, तो ये डिज़र्व करता है मोर रेटिंग, और 4 दूंगा मैं इसको 5 में से। आई डोंट थिंक कि ये उससे ऊपर था, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जब क्राउड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये बार बार मैच आ रहा था क्राउड के सामने, फिर जा रहा था, फिर स्लो हो रहा था, फास्ट हो रहा था, थोड़ा सा वो इशू था। लेकिन आई थिंक इसकी स्टोरी लाइन और मच बेटर होनी चाहिए, थोड़ी और लेवल पे लेके जानी पड़ेगी इससे पहले कि बेली को टाइटल दिया जाए। तो होपफुली उस स्टेज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पहुंच पाती है। एंड गोल सेम ही हम चाहते हैं कि बेली को चैंपियनशिप दी जाए, पर मे बी उसमें साशा बैंक्स को वापस लाया जाए, नाओमी को इन्वॉल्व किया जाए, थोड़ी हीट और मिलेगी स्टोरी को। मे बी इनके बीच में एक वॉर गेम्स मैच हो और उसके बाद जाके फिर फाइनल बियांका बेलेयर हारेंगी बेली से, तो वो मोमेंट अगर तब तक चलती रहेगी
तो बेली इतनी सारा लाइमलाइट में आ जाएंगी कि उनका भाई लोगों को भी पता है कि भले ही हम इसको लाइक नहीं करते, एक पॉइंट के बाद शी डिजर्व्स टू विन द टाइटल, क्योंकि इस लेवल की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो आई थिंक उसके लिए वेट किया जा रहा है। लेकिन जो अगला मैच था रोहित, ये मेरे हिसाब से दिस वाज मैच ऑफ द नाइट, और पता नहीं कि इससे हम एग्री करेंगे या फिर नहीं, बट फिन बैलर वर्सेस द एज, क्या थॉट्स हैं इस पे? एक आई क्विट मैच। इस मैच में पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, क्या क्या बोलूं। अगर मुझे थोड़ी सी कोई बात इसमें परेशान कर रही है, छेड़ रही है, तो वो ये है कि एक आई क्विट मैच है, और इसका आई क्विट मैच का मतलब है दो सुपरस्टार्स का आपस में लड़ना। लेकिन उस चीज़ के साथ साथ हम लोगों ने इस मैच में बहुत ज़्यादा केओटिक माहौल देखा, उस चीज़ ने मैच को अच्छा भी बनाया। लेकिन अगर मैं इस हिसाब से सोचूं कि आई क्विट मैच है, फिन बैलर और एज के बीच में है, तो ये सिंगल्स मैच वाली फील तो इसने कहीं से भी नहीं दी है। इसने ऐसा दिखाया कि मल्टी पर्सन वाला मैच है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से पूरा पूरा सेंस बन रहा था हर चीज़ का, अगर एज के साथ बेथ फिनिक्स आ रही हैं, रे मिस्टीरियो आ रहे हैं, तो उसका मतलब है, अगर जजमेंट डे के साथ ऑब्वियसली उनके जजमेंट डे के बंदे आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कुछ बहुत कमाल के मूवमेंट, जैसे कि अपने बाप को पीटना डोमिनिक मिस्टीरियो का, वो बहुत बेस्ट मुझे लगा। फिर जो उन्होंने क्राउड में जा जाके स्पॉट्स के, वही बेस्ट लगा। मतलब इस मैच से इतने सारे स्पॉट्स है कि अगर मैच को ऐसे 4 पोर्शन में डिवाइड करके इसके स्पॉट्स निकाल के 4 अलग अलग मैचेस में भी डाल देना, तो भी ये बहुत बढ़िया लेवल का मैच बना देंगे। मैं तो इसकी रेटिंग अभी बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 5 स्टार मैच है। मुझे तो बहुत मजा आया मैच देख के। और क्या यहाँ पे प्रेडिक्शन सही हुई है? मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर थी एज, किसको जीतने के लिए की थी मैंने प्रेडिक्शन? हाँ, मैंने जीतने के लिए कही थी एज को जीतने के लिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं इस प्रेडिक्शन में गलत हो सकता हूँ, और अगर एज हारते हैं तो उसके पीछे रीजन आउटसाइड किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी, कि एज को किसी मजबूरी में कहना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली तीर मेरा कैसे निशाने पे लगा कि बेथ फिनिक्स वहाँ पे आई है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद रे मिस्टीरियो को भी ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं, बेथ फिनिक्स भी हो सकती है, बट मैंने नाम नहीं लिया था किसी का, मैंने जस्ट बोला था कि हाँ ऐसा हो सकता है। वैसे तो मैंने प्रिडिक्ट किया था एज को जीतने के लिए, क्योंकि वो लेजेंड है, वो उनका हारना आई क्विट मैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं कहा अगर हारेंगे तो फिर यही एक रीज़न होगा कि उनको मजबूरी में करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली फिर वही मजबूरी उनकी बनी जब बेथ फिनिक्स आई। और मैंने इसको बहुत एंजॉय किया, मुझे मज़ा आया कुल मिला के जो भी स्टफ। काफ़ी मतलब सिमिलर थी मेरी भी प्रेडिक्शन यहाँ पे कि भाई एज जीतना चाहिए, लेकिन अगर फिन बैलर जीतता भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी लाइन आगे प्रोग्रेस करेगी। और रेटिंग आई डोंट थिंक मैं इसको 5 स्टार दूंगा, आई डोंट नो क्यों, उसका कोई मेरे पास रीज़न नहीं है, लेकिन मैं 4.75 दूंगा। अब लोग बोलेंगे तो बिल्कुल डेव मेल्जर टाइप रेटिंग है, लेकिन 4.75 इसलिए, इसका अगर कोई मुझे रीज़न देना है तो वो ये, आई डोंट थिंक कि ये वो मैच है जिसको मैं बार बार वापस जाके देखना चाहूँगा। कि भाई ठीक है, इट वाज वेरी गुड, आज मज़ा आ गया देख के, इसको एग्जीक्यूट करा गया जिस तरीके से लास्ट में एज को रिया रिप्ली ने बांध दिया, वो बहुत अच्छी मोमेंट थी कि कौन बचाएगा एज को, कौन बचाएगा। मुझे तो एक पॉइंट पे लग रहा था कि कहीं यहाँ पे ही फील्ड का रिटर्न ना हो जाए, कि एज को हेल्प करे या फिर जजमेंट डे के साथ आ जाए द फील्ड, कुछ उस टाइप का हो जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। एंड एट द एंड रोहित, जो सबसे बढ़िया बात मुझे इस मैच की लगी, रेसलिंग और बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं ही, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि ना तो रे मिस्टीरियो हैं, अब तो बेथ फिनिक्स भी नहीं बची। एज ने पहले ही बोला था भाई मैं तो अकेले हूँ, मैंने इस चीज़ को स्टार्ट करा है, मुझे ख़त्म करना है, लेकिन अब एज करें तो करे क्या भाई, कोई बचा तो है नहीं। तो अब आखिर आगे क्या होगा, वो जो WWE ने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, उसकी वजह से भी इस मैच को मैं रेटिंग 4.75 दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग चल रही है पूरी, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड आई थिंक ट्रिपल एच को तो हम लोग रोहित आजकल बोल ही रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ एज इन्वॉल्व हो वहाँ लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग अच्छी ही रहती है। तो स्टोरी और मैच सब कुछ मिला के आई थिंक इसकी रेटिंग इतनी बनती है। लेकिन एक्साइटमेंट जितनी इस मैच की थी उसने डिलीवर करा। लेकिन रोहित भाई, मेन इवेंट में क्या हुआ? सेथ रॉलिंस अगेंस्ट रिडल फाइट पिट मैच, मतलब डैनियल कॉर्मियर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे, पर क्या करा यहाँ पे? आई थिंक डैनियल कॉर्मियर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे, और उनकी मेरे ख्याल से कोई तगड़ी इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए थी। मुझे ऐसा क्यों लगा कि WWE ने ये सोचा कि अरे एंड में तो ब्रे वाइट आ ही रहा है, तो क्यों ही इस मैच पे इतना दिमाग लगाना। मुझे पता नहीं क्यों इस मैच से वो फीलिंग आई। मैच में बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स थे, फाइट पिट का बहुत अच्छे से यूज़ किया उन्होंने। रोप से वैसे वो ऐसे धक्का खा के आते थे, लेकिन अभी वो जो है पूरे वो केज का यूज़ कर रहे हैं, फिर वो टॉप पे चढ़े हैं। सेथ रॉलिंस की पेडिग्री लग रही है, स्टॉम्प लग रहे हैं, RKO लग रहे हैं, फिर वो जो रिडल ऊपर से कूदे थे। तो मेरे ख्याल से मैच में जो स्टिपुलेशन थी उस हिसाब से काम तो इन्होंने बहुत
अच्छे से पूरा किया, बस एंडिंग मेरे लिए अजीब सी थी वो। मतलब ऐसी एंडिंग हुई जैसे रोंडा राउसी और लिव मॉर्गन की हुई थी कि पता ही नहीं चला कि हो भी गई एंडिंग, क्योंकि पहले तो सेथ रॉलिंस ने टैप आउट किया, मेरे को ये बात ही हजम नहीं हो रही है। मुझे लगा था कि शायद नॉकआउट के जरिए WWE इसका रिजल्ट निकालेगी, लेकिन ये सोचो कि रिडल ने सेथ रॉलिंस को टैप आउट करवा दिया है, तो ये रिडल क्या सुपरस्टार होगा जो उसने सेथ रॉलिंस को टैप आउट करवा दिया। इससे आज के बाद, इस फाइट पिट के बाद रिडल की एक मेरे को लगता है अलग ही इमेज है। डैनियल कॉर्मियर की इन्वॉल्वमेंट इसमें अच्छी होनी चाहिए थी, वो मुझे बेकार लगी, और एंड में जो फिनिश था वो बेकार लगा। बाकी वैसे तो मैच अच्छा था और मैं इसको रेटिंग दूंगा 4.5 स्टार। वाह इस पे हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे डिसएग्रीमेंट होने वाला है, क्योंकि आई थिंक कि जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की, इस मैच से थी मेरी। आई थिंक ये एक क्लासिक मैच होना चाहिए था, 5 स्टार आउटस्टैंडिंग, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। पर जितनी ज़्यादा WWE ने हाइप कर इस चीज़ को, इस स्टोरी लाइन को, जो अच्छी स्टोरी लाइन थी, पर्सनल बनाया गया इसको। डैनियल कॉर्मियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ रोहित कि अगर वहाँ चार्ल्स रॉबिन्सन हो, कोई भी रेफरी हो, या डैनियल कॉर्मियर हो, मेरे को तो भाई ध्यान ही नहीं गया पूरे मैच में कि रेफरी डैनियल कॉर्मियर है। कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी पूरे मैच में जहाँ ऐसा लगे कि यार ये रेफरी का भी कुछ एक कैरेक्टर है, और देख के ही नहीं लग रहा था कि इस बंदे से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, हाँ भाई स्पेशल गेस्ट रेफरी, बिल्कुल वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेट डाउन था। दूसरी बात देखिए, अगर डैनियल कॉर्मियर को रेफरी बनाया गया तो आखिर उसका रिजल्ट क्या है? अब वेयर इज ब्रॉक लेसनर? और अगर ब्रॉक लेसनर का मैच डैनियल कॉर्मियर के साथ करना था तो कब होगा वो बिल्ड, कहाँ होगा वो बिल्ड? आई थिंक इस मैच के अंदर हमको एक वो इन्वॉल्वमेंट के नाम पे वही चीज़ देखने को मिली थी, जब सेथ रॉलिन्स से डैनियल कॉर्मियर कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे पास मत आ, मुझे टच मत कर। तो आई थिंक इसको लेके कुछ तो वो बनाने वाले हैं, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच में आते तो वो एक बहुत सही चीज़ होती, क्योंकि एक परफेक्ट सिनेरियो होता डैनियल कॉर्मियर और ब्रॉक लेसनर मैच को सेटअप करने का। ये एक बहुत तगड़ा मनी मैच है, मैं कब से इसको कह रहा हूँ, क्योंकि UFC के अंदर ये होना था, वहाँ पे हुआ नहीं। तो सीधा सीधा जो लोग सर्च करते हैं कि UFC में डैनियल कॉर्मियर और ब्रॉक लेसनर का मैच कब हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग को उस कन्फ्रंटेशन के बाद लगता है कि शायद वो हुआ है, हमने मिस किया है, तो डायरेक्टली UFC की जो फैंस की आई बॉल से वो अट्रैक्ट हो जाती WWE की तरफ में। बट उस अपॉर्चुनिटी को या तो WWE ने मिस किया ब्रॉक लेसनर को ना लाके, फिर डैनियल कॉर्मियर के आने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना। सिर्फ एक बात वो सेथ रॉलिन्स से बोलते हैं कि मुझे टच मत कर, कुछ तो उनसे प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर यहाँ पे डैनियल कॉर्मियर का सेंस नहीं बना। बिल्कुल सही बात है तेरी, कोई कैरेक्टर नजर नहीं आया यहाँ पे। बट जो तू कह रहा है कि क्लासिक रेसलिंग मैच, मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ही उससे, हाँ वो मतलब वैसे सीक्वेंस नहीं था कि बिल्कुल बैक एंड फोर्थ मूव्स लग रहे, बहुत तगड़े तगड़े मेजर मूव्स लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, वो चीज़ नहीं थी। बट आई थिंक क्योंकि ये फाइट पिट वाला है तो उसको थोड़ा वो फाइट वाली फील देनी थी, रेसलिंग वाली साइड शायद थोड़ा सा कम गए। तो एक फाइट पिट मैच के अंदर एक क्लासिक मैच मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता WWE का। आई थिंक अगर एक्चुअली में NXT के फाइट पिट मैच देखें तो मेरे हिसाब से वो मैच बेटर थे। मतलब कंपैरिजन करने की बात नहीं है, लेकिन आई थिंक स्टोरी लाइन के हिसाब से मैं सोच रहा था कि किस लेवल का मैच जाना चाहिए। स्टिपुलेशन चाहे जो भी हो, आई थिंक रिडल सेथ रॉलिन्स केपेबल हैं कोई भी स्टिपुलेशन में कमाल का मैच देने के लिए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मैच अच्छा नहीं, मुझे लगा एक बहुत अच्छा मैच था, लेकिन फिर से एक्सपेक्टेशंस मेरी शायद बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं वैसा फील हो रहा है। और जहाँ तक सेथ रॉलिन्स के टैप आउट करने की बात है, मतलब बिलीवेबल बिल्कुल नहीं लगता कि भाई रॉलिन्स लड़ने वाले हैं US चैंपियनशिप के लिए। लेकिन आई थिंक उसका जो इकलौता रीज़न मैं सोच सकता हूँ ये कि वो एक फाइट पिट केज वाली वाइब थी, और केज के अंदर भाई हमें पिनफॉल तो देखने को मिलता नहीं है फिर उस टाइप का कुछ, तो इसलिए टैप आउट शायद बेस्ट ऑप्शन था। और फिर उसके बाद रिडल का जो बैकग्राउंड है MMA वाला, मे भी उन्होंने वो यूज़ करा भाई, और सेथ रॉलिन्स उसके लिए रेडी नहीं थे, तो शायद ऐसी कोई सीन है। सेथ रॉलिन्स आराम से वहाँ से चले गए। और एक प्रेडिक्शन नहीं है, स्पॉइलर मैं सबको दे देता हूँ, दैट मंडे नाइट रॉ ही इज़ द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। लेकिन मेरी जो रेटिंग रहेगी इस मैच की, इट इज़ गोइंग टू बी 4.25 आउट ऑफ 5। आई डोंट थिंक कि इससे ऊपर मैं जा सकता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। और क्या रोहित, इसके बाद WWE ने जगह छोड़ी है इन दोनों के एक और मैच के लिए? आई थिंक यहाँ पे केस हमको क्लोज कर देना चाहिए अब इनका, क्योंकि अब इसमें और ज़्यादा तुम क्या ही करोगे। सेथ रॉलिन्स अब पता ही है थोड़ा सा चीज़ों को मजाक में उड़ा के ले चलते, तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को मजाक में उड़ा के ले चलेंगे। और जैसा तूने कहा, प्रिडिक्शन स्पॉइलर जो भी दिया है कि सेथ रॉलिन्स US चैंपियन बन रहे हैं, अगर वो बन रहे हैं तो US चैंपियनशिप जीतने के बाद अचानक से पुरानी सारी बातों के ऊपर WWE सेथ रॉलिन्स की मिट्टी डाल सकती है, तो किसी को याद ही नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। और जो कि सही भी है इस वे में फैंस का बोलना कि सेथ रॉलिन्स ने टैप आउट किया था, क्योंकि उसके ऊपर अचानक से उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली। अगर वो चैंपियनशिप जीत रहे हैं, अगर नहीं जीत रहे तो फिर पता नहीं सेथ रॉलिन्स इस कैरेक्टर के साथ अभी क्या कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे अब मैच की ज़रूरत है सेथ रॉलिन्स और रिडल की। वैसे पूरे ही एक्सट्रीम रूल्स के अंदर हमारे ओपिनियंस बहुत ही ज़्यादा क्लैश कर रहे हैं, बट मेन इवेंट के बाद भी जो सबसे बड़ा मेन इवेंट था ब्रे वाइट का रिटर्न,
उसमें क्या थॉट्स है? यहाँ पे क्या हम मैच कर रहे हैं क्या, नहीं है यहाँ पे भी? आई थिंक कि मैं बिल्कुल अपना कंप्यूटर बंद करने पे था कि ये तो ख़त्म हो गया भाई, कि क्या कर रहे हैं, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऊपर से फिर जब लिखा है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, मैंने कहा भाई हो गया ये तो आज जो इन्होंने किया है। लेकिन आई थिंक ये जिस तरीके से क्लेवर तरीके से प्लान करा है, ये सब कुछ ऑन पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड आ गया गलती से वहाँ पे, वो जानबूझ के किया है। क्योंकि मुझे ना ये चीज़ याद नहीं आ रही है कि कब लास्ट टाइम WWE ने ऐसा करा था कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड लिखाया और उसके बाद एक्चुअली पेपर व्यू ख़त्म नहीं हुआ। अगर कोई ये बता सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरे को याद नहीं है। तो जब वो हुई चीज़ और वो बजा गाना ब्रे वायत का, पूरा भाई क्राउड पागल हो गया। आई डोंट थिंक रोहित इससे लाउड कभी होली शिट की चैंट मैंने कोई टीवी शो पे ऐसे सुनी है, इतनी ज़्यादा लाउड और अनबिलीवेबल। मतलब कोई कैसे भाई तुम्हें बोल सकता है कि कल ब्रे वायत आ रहा है, पहले से ही बता सकता है। और तब भी जब तुम उस 2 से 4 मिनट की पूरी सेगमेंट ये जो चली उसको देखते हो तो तुम कहते हो भाई वाह क्या कमाल कर दिया। कोई ये नहीं कह रहा अरे हमें तो पता था ब्रे वायत ने आना है और ब्रे वायत आ गया, गुड, मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब नहीं, रिसेंट टाइम में हम लोगों ने क्या देखा है, हम कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है, स्पेशली एंडिंग से। और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि ज़रा सा भी कोई पॉइंट छोड़ा ट्रिपल एच ने, फिर ब्रे वायट ने, या फिर जिन भी लोगों ने इसको बुक किया कि यहाँ पे कमी छोड़ दी यार, ये चीज़ नहीं हुई। वो ब्रे वायट का सबसे पहले अपने सारे कैरेक्टर्स को दिखाना, सबका वो फायरफ्लाइज के साथ अपने वो ऐसे फ्लैश वगैरह ऑन करना, उसके बाद हमको ये दिखाया जा रहा है कि फायरफ्लाई जो है बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है, उसमें जाले वगैरह लग गए हैं, फिर वो स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है, उससे ब्रे वायट नए मास्क के साथ आ रहे हैं, मास्क निकाल रहे हैं। और मेरे को ये भी अच्छी बात लगी आयुष की, मैं वो फील्ड देख के थोड़ा सा पक गया था। तो ब्रे वायट अपने उस वाले ब्रे वायट के साथ आए हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, इसको मॉडिफाई और बहुत कुछ किया होगा। वो जो पहले 2016-17 वो वाइट फैमिली वाला जो ब्रे वायट था, आई थिंक उसके आने से एक बिल्कुल नया ये ब्रे वायट लग रहा है। क्योंकि अगर वो फील्ड वाले मास्क पहन के आ जाता तो आई थिंक फिर ये उतना बेटर नहीं होता। आई थिंक कि कहीं ना कहीं अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, और आई थिंक प्रॉब्ली इस चीज़ पे हम रोहित करेंगे कोई पॉडकास्ट जब और हमें आइडिया लगेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 2 में से कोई एक चीज़ें हो रही हैं। या तो ब्रे वायत अपना नया कोई कैरेक्टर लेके आए हैं, मे बी वो नॉर्मल ब्रे वायत हो सकता है, लेकिन इस पूरी चीज़ के थ्रू उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई जाले लगे हुए हैं, फायरफ्लाई फन हाउस ये सब, कि द फील्ड इज़ वो है, लेकिन वो एक हिस्ट्री है ब्रे वायत की, वो ऐसे फीचर नहीं होगा। तभी ब्रे वायत एज द फील्ड नहीं, बल्कि अपना वो लैम्प लेके आए हैं एज ब्रे वायत। लेकिन दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि वो जो जाले लगे हुए दिखाए वो सिर्फ इस वजह से कि इतने टाइम से ब्रे वायट WWE में थे नहीं, और पड़े पड़े फायरफ्लाई फन हाउस जो है उसका ये हाल हो गया। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। और स्पेशली क्योंकि रोहित यहाँ पे सारा शो ख़त्म होने के बाद ब्रे वायत को लाया गया, तो ये तो इम्पॉसिबल है इस टाइम पे प्रिडिक्ट करना कि किस स्टोरी लाइन में और किस सुपरस्टार के अगेंस्ट ब्रे वायत जाएंगे। आई थिंक जिसके अगेंस्ट भी जाएंगे उसकी लॉटरी निकल जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत तगड़ी समय अटेंशन ग्रैब की हुई ब्रे वायट ने सबकी। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो जो पुराना कोच था ब्रे वायट का, वो डेड नहीं हुआ है, वो उनकी हिस्ट्री का पार्ट है। क्योंकि फायरफ्लाई फन हाउस को ये थोड़ी दिखाया कि वो तबाह हो गया, ऐसा ही दिखाया कि शायद वो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली तुम किसी घर में नहीं जा रहे तो उसमें जाले वाले लग जाएंगे, शायद वो चीज़ उन्हें दिखाने की कोशिश की है। और दिमाग में ये भी आ रहा है कि अभी इसका अलग से इसका इससे भी कोई लिंक हो सकता है क्या। आई थिंक उस चीज़ को दूर रखना चाहिए। और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो इमोर्टल वाला जो बिल्कुल कैरेक्टर था फील्ड का वैसा कुछ होना चाहिए, वरना सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन आज जो ब्रे वायट ने किया उससे मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ। अब इसको रेटिंग तो क्या ही दूँ, मतलब ये भाई एक सेकंड के लिए मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं फाइट पिट देख के द फील्ड को हेल इन अ सेल की याद ना आ जाए और सेथ रॉलिंस को ना मारने आ जाए। अगर वैसा होता और फिर फाइट पिट के अंदर पूरी लाल लाइट WWE मारती, ये प्रॉब्ली हमें विंस मैकमैन का विजन है ब्रे वायत के रिटर्न का। बट आई थिंक कि बहुत हाइप है। और एक क्वेश्चन में रोहित ये पूछना चाहूँगा, वेयर इज ब्रे वायत गोइंग, रॉ और स्मैकडाउन? मुझे ऐसा लगता है कि रॉ को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्मैकडाउन तो 2 घंटे में कर ही लेता है काम। लेकिन क्योंकि इतनी बार उन्होंने जब डैमेज कंट्रोल को 4 बार फीचर कर दिया, तो आई थिंक किसी एक स्टार की कमी है। और स्टार पावर अगर जानी चाहिए तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर जानी चाहिए। तो मैं तो देख रहा हूँ कि ब्रे वायट रॉ के ऊपर जाए। मैं अभी ये देख ही नहीं रहा कि ओपोनेंट कौन है, किसके साथ मैचअप बढ़िया बन सकता है, क्योंकि ब्रे वायट किसी से भी बढ़िया मैच निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको रॉ के ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल। और आई थिंक कि ब्रे वायत का फ्यूचर, मैचेस, अपोनेंट्स, वो सब पे हम तभी बात करेंगे भाई जब WWE भी हमको थोड़ा और आइडिया दे देती है। तो रोहित ओवरऑल बात करें तो क्या एक्सट्रीम रूल्स ने हमें
मतलब एक्सपेक्टेशन से बढ़ के परफॉर्मेंस दी, एवरेज दी, या फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस, एक फाइनल वर्डिंग हो जाए? आई थिंक कुछ चीज़ों में एक्सपेक्टेशन पे पूरी पूरी डिलीवर हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि रिसेंट टाइम में हमको तो अच्छी चीज़ें देखने की आदत है, तो आज जो भी कुछ है अगर उसको कंपेयर करें पिछले कुछ टाइम में जो भी हुआ है तो ये बेटर है, और मैं ज़्यादा कुछ कंप्लेन नहीं करूँगा। मैंने इसको एंजॉय किया, मुझे मज़ा आया और मैं आगे बढ़ गया हूँ अब। सिमिलर मेरा भी ओपिनियन रहेगा और मैं एक्साइटेड हूँ आगे के लिए। क्राउन ज्वेल के बाद आगे जितना भी WWE कर रही है, बहुत बड़े शोज आने वाले हैं, तो उसमें एक्साइटमेंट रहेगी। रॉयल रंबल के आसपास तो वैसे भाई हम सब लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो होपफुली मैं ये बोलना चाहूँगा कि रोहित, अब पॉडकास्ट का जो थोड़ा सा फटाफट से बता देते हैं क्या सीन रहेगा। एंड आई थिंक मोस्टली हमने सारी चीज़ें कवर तो कर ही ली आज के एपिसोड की। आज का एपिसोड वैसे बहुत लंबा भी हो गया है, लेकिन अब हमने सारी चीज़ें आगे हमने लाइंड अप कर दी है कि ऐसे करना है वैसे करना है। अब आपको सब कुछ हम बिल्कुल कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमने हर बार बोला, लेकिन इस बार ऐसा पक्का होगा। श्योरिटी है, गारंटी भी ले लो, करना ही करना है, चाहे जान चली जाए, ये समझ लो। ऐसी चीज़ें हैं, तो सब कुछ आपको जो है देखने को मिलेगा। अब मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, 35 मिनट का ऑलरेडी ये मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, शायद ब्रे वाइट के ऊपर आ जाए, लोगन पॉल, रोमन रेंज, सबके ऊपर होगा, तो बने रहो इसके साथ में। तो मिलते हैं आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।